नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बज़ में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्शंस का। जी हाँ, भारत में हर साल और महीने दर महीने इलेक्शंस होते रहते हैं। उसी श्रृंखला में 3 इलेक्शंस अभी प्रपोज्ड हैं, जिसमें से एक इलेक्शन हो चुका है और बाकी 2 इलेक्शंस आने वाले महीने में होने वाले हैं। जो पहला इलेक्शन हुआ है वो है हिमाचल प्रदेश का, जो इसी महीने 12 तारीख को संपन्न हुआ। और जो आगे आने वाले महीने दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर में 2 इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाले हैं। एक इलेक्शन होने वाला है आपका गुजरात का और दूसरा इलेक्शन होगा आपका दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन। यदि बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव की शुरुआत हम करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनावों की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो चुनाव संपन्न हुआ 12 तारीख को, 12 नवंबर 2022 को, वो 14वें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इलेक्शन हुआ। गुजरात में हिमाचल प्रदेश में अगर आप बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीट्स हैं, 68 सीट हैं विधानसभा की। और सरकार बनाने के लिए आपको 35 सीटों की आवश्यकता होती है। मतलब यदि किसी दल को 35 सीट या 35 किसी दल के 35 विधायक जीत के आते हैं तो वो सरकार बनाने के लिए सक्षम होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा हम जानते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन की बात कहता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजों को जानना और जरूरी है। और वो पहला कि शेड्यूल कास्ट का जो यहाँ रिप्रेजेंटेशन है वो 16 सीट्स का है और शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 सीट्स का है। तो ये 19 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी की है 68 में से। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वर्तमान स्थिति ये है कि जो हिमाचल प्रदेश में है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सीएम की बात कहें, चीफ मिनिस्टर की बात हम कहें तो वो है जयराम ठाकुर साहब। और अगर गवर्नर को जानने की कोशिश करते हैं, गवर्नर की बात करते हैं, तो वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब। ये 2 इंपॉर्टेंट नाम आ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ और चीजें जानने की। तो हिमाचल प्रदेश की कुछ कुल कुल जो 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जैसा कि हमने कहा कि 68 सीट्स जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। नोटिफिकेशन इस इलेक्शन की 17 अक्टूबर 2022 को आई थी। 25 अक्टूबर को जो डेट थी वो नॉमिनेशन करने की लास्ट डेट थी। और जो विड्रॉल डेट थी, जो नाम विड्रॉ करने की जो डेट थी, वो 29 अक्टूबर 2022 की बात आती है। 12 नवंबर को इसका इलेक्शन हुआ, 12 नवंबर को इसका इलेक्शन हुआ और 8 दिसंबर को इस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। ये इसकी जो इलेक्शन का जो भी प्रोग्राम रहा वो इलेक्शन के प्रोग्राम में ये सम्मिलित है। अब आते हैं बात करने के लिए कि यहाँ पर कुल पॉपुलेशन क्या है हिमाचल प्रदेश की और वो किस तरह से डिवाइडेड है। यदि आप टोटल वोटर्स की बात करेंगे, देखिए पॉपुलेशन और वोटर्स में डिफरेंस है। पॉपुलेशन में जिसमें सब चीजें ऐड कर दी जाती हैं, जिसमें बच्चों की जनसंख्या भी काउंट की जाती है, मगर हम यहाँ वोटर्स की बात करते हैं। और वोटर्स की बात करने का मतलब वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है। तो यहाँ पर टोटल वोटर्स की अगर आप बात करें तो यहाँ 59,92,828 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जो कि सरकारी खाते में दर्ज हैं। जो 12 नवंबर को एक इलेक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश में, उसमें कुल 7,881 पोलिंग स्टेशंस थे। 7,881 पोलिंग स्टेशन थे इस इलेक्शन में। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस थे वो रूरल एरिया में थे, 7,235, 7,235। और जो अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्रों में जो पोलिंग स्टेशन थे वो 646। तो आप समझ सकते हैं कि यस, आज भी
भारत में भारत की जनसंख्या जो है वो गांव में बसती है, अधिकतर जनसंख्या गांव में बसती है, और आप इससे समझ सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, या हमने जैसे कि अपने वक्तव्य में कहा कि ये 14th लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहा है। 13th स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हिमाचल प्रदेश की, वो 8 जनवरी 2023 को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो उस टाइम पीरियड या उस डेट से खत्म होने से पहले ही इलेक्शंस को संपन्न करवाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के बारे में, कि हिमाचल प्रदेश 1963 तक की अगर हम बात करें तो वहां पर वो यूनियन टेरिटरी की हम बात कहते हैं, यूनियन टेरिटरी का सबसे पहला इलेक्शन हो रहा है, फर्स्ट इलेक्शन यूटी का, क्योंकि उसको पंजाब से हटाया जा रहा है। तो और 1970 में 18th दिसंबर 1970 में एक बिल पास किया जाता है जिसको हम कह रहे हैं स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, जो कि 1970 में पास हो रहा है। और 1971 में हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हो रही है 25 जनवरी को। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से एक राज्य बन रहा है। उसके बाद से उसका एक विधानसभा तो पहले ही बन चुकी थी, मगर हाँ, पूर्ण राज्य के हिसाब से वहां पर विधानसभा का गठन हो रहा है। ये सारी की सारी कवायद हुई आपके इलेक्शंस को, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस करवाने की, और इलेक्शंस हुए 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आना बाकी है। हमें समझना चाहिए कि इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग का रोल रहता है। केंद्रीय चुनाव आयोग इसमें इलेक्शन करवाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब आने वाले समय में इसी क्लास के अंत में हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करता है या संविधान में उसकी स्थिति क्या है। अब हम बात करते हैं दूसरे इलेक्शन की, जो है आपका गुजरात का इलेक्शन जो प्रपोज्ड है। और गुजरात के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को किया जाता है। 1 मई 1960 1960 को गुजरात भी बन रहा है और महाराष्ट्र, क्योंकि एक पूरा का पूरा ये बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता है, उसमें ये 2 राज्यों की स्थापना की गई 1 मई 1960। गुजरात में जो कुल वोटर्स रजिस्टर्ड हैं अभी जो हैं, उसमें उनकी टोटल तादाद है 4,90,89,765। इतने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें बिंदुवार किस तरह से है अगर हम समझें तो मेल वोटर्स की अगर हम बात कहें, पुरुष वोटर्स की बात कहें, पुरुष मतदाताओं की बात कहें, वो है 2,53,36,610। महिला जो मतदाताएं हैं वो हैं 2,37,51,738, और थर्ड जेंडर के जो वोटर्स हैं वो हैं 1,470। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जो थर्ड जेंडर के जो वोटर्स हैं वो है 1,417। ये पूरा का पूरा जो है ये सिस्टम या ये वोटर लिस्ट में इस तरह की चीजें कही जाती हैं, यह है इसमें इतने वोटर रजिस्टर्ड हैं। अब बात करते हैं कि टोटल कितनी सीट्स पर फाइट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। तो गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट है, 182 सीट्स, 182 सीटों पर ये इलेक्शन हो रहा है, ये फाइट हो रहा है। और 182 सीट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुल अगर हम बात करें तो इस 182 सीट्स में जो सीट्स का डिवीजन है, कुछ रिजर्व्ड सीट है, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट्स 27 है एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 13 सीट्स रिजर्व की गई इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये स्थिति हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम बात कर रहे हैं आपके गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब देखते हैं कि इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो इलेक्शन कमीशन किस तरह से अनाउंस कर रहा है और उसमें किस तरह से इलेक्शन होगा। जो इलेक्शन के जो पोल इवेंट्स हुए वो सबसे पहले बोलता है कि नोटिफिकेशन जो आया इस इलेक्शन का वो 5 नवंबर को आता है, जो इलेक्शन हो रहा है। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है
अगर हम पिछले इलेक्शन अगर हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे अपने वक्तव्य में कि हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन केवल एक फेज में हुआ, एक ही चरण में उसको कंप्लीट करवा दिया गया। मगर जब हम बात कर रहे हैं गुजरात इलेक्शन की, तो गुजरात इलेक्शन जो है, गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है, गुजरात विधानसभा का जो इलेक्शन है, वो 2 चरणों में करवाया जा रहा है, 2 फेजेस में करवाया जा रहा है। तो बिंदुवार हम इस तरह से समझ लेते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या नोटिफिकेशन आती है और सेकेंड फेज का क्या नोटिफिकेशन है, या उनकी जो तारीखें हैं, डेट्स हैं, वो किस तरह की। नोटिफिकेशन डेट फर्स्ट जो पहले चरण की नोटिफिकेशन डेट आई वो 5 नवंबर की और दूसरे चरण की 10 नवंबर की। पहले चरण का जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो है 14 नवंबर और सेकेंड फेज का जो है वो 17 नवंबर लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। अगर आप नेम विड्रॉल की बात करते हैं, नाम वापस लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो फर्स्ट फेज में आप बात कर रहे हैं 17 नवंबर 2022 की, और सेकेंड नवंबर और सेकेंड फेज की आप बात करते हैं वो 21 नवंबर 2022 की बात कर रहा है कि आप नाम वापस ले सकते हैं। अब आती है बात कि इलेक्शंस कब होंगे फर्स्ट फेज का। फर्स्ट फेज का जो गुजरात इलेक्शन होगा वो होगा आपका 1 दिसंबर 2022 को, और सेकेंड फेज का जो इलेक्शन हो रहा है वो है 5 दिसंबर 2022 को। हमें याद रखना है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये 15th असेंबली इलेक्शन है, मतलब 15th स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है ये अभी जो हो रहे हैं, क्योंकि 14वां गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल है वो 8 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है, समझने हैं, उसके 2 महीने बाद खत्म होगा। बट ठीक है, इलेक्शन पहले हो जा रहे हैं तो एक नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। तो ये अभी 14वां विधानसभा चल रही है, 15वें के लिए ये इलेक्शन हो रहा है, ये चीजें हमें समझना है। वर्तमान में अगर हम बात कहें, अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र पटेल साहब की बात कर रहे हैं, और वहां के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत साहब की बात कर रहे हैं। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी, और वो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि गुजरात में कुल जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 33 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ असेंबली जो सीट्स हैं वहां पर कुछ चीजें देखिएगा किस तरह से हैं। जैसे कि एक सीट है, असेंबली सीट है दाहोद की। दाहोद में कुल 6 सीट्स हैं, विधानसभा की कुछ 6 सीट्स हैं, जिसमें से 5 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एसटी के लिए रिजर्व्ड है। ये दाहोद में आप समझिएगा, मतलब 6 में से 5 सीट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। छोटा उदयपुर में 3 सीट्स हैं और तीनों की तीनों शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्व हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि वो पॉपुलेशन जो होगी वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, इसलिए। तापी में 2 सीट्स हैं, 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं। डांग में 1 सीट रिजर्व है, और मोरवी में कुल बात कर रहे हैं वो 3 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ स्थितियां हैं या कुछ सिस्टम बना हुआ है किसके लिए, ये इलेक्शन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं कि गुजरात में 1998 से 1998 से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चलती आ रही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब की जब प्रधानमंत्री नहीं थे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और उसके बाद से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है गुजरात में। तो ये जो है वो गुजरात के इलेक्शन की बात हो रही है। इस जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जो इलेक्शन हो रहा है 1 दिसंबर 2022 और 5 दिसंबर 2022, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 दिसंबर 2022 को आएगा हिमाचल प्रदेश के साथ। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो भी 8 दिसंबर को ही आएगा। तो ये दूसरी स्थिति बनती है आपकी गुजरात इलेक्शन की, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन की। अब एक और इंपॉर्टेंट इलेक्शन होना है, इसे भी हमें समझना बहुत जरूरी है, और इस इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, और वो है आपका दिल्ली का म्युनिसिपल इलेक्शन। दिल्ली के एमसीडी का इलेक्शन, दिल्ली म्युनिसिपल एमसीडी की हम बात करते हैं, तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर एक चीज देखिएगा, एक चीज समझने वाली बात यह है कि
अगर आप विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा में जो चुनाव करवाए जाते हैं वो केंद्रीय चुनाव आयोग उसमें काम करता है। केंद्रीय चुनाव आयोग की उसकी देखरेख में सारा का सारा इलेक्शन का प्रोसीजर किया जाता है या इलेक्शंस करवाए जाते हैं। मगर जैसे ही आप बात करते हैं आप बात करते हैं कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के, तो इसमें राज्य के इलेक्शन कमीशन की हम बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन का पार्टिसिपेशन होता है। ये उनकी देखरेख में सारे के सारे इलेक्शंस होते हैं। दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीटें हैं उनका डिलिमिटेशन किया गया है। उनका अगर हम बात करें तो उनका दोबारा से उनको क्या किया गया है जी, उनको ये देखा गया है कि बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिनको कि उनको उनका नया उनका बना दिया जाए, परिधि बना दी जाए और एक नई सीट्स बना दी जाए, या जो छोटी छोटी सीट्स हैं उनको मिला करके एक कर दिया जाए। तो एक जो परिसीमन जिसको कहा जाता है, डिलिमिटेशन की हम बात करते हैं, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। समझने वाली बात है डिलिमिटेशन की, पहले ये समझ लेते हैं डिलिमिटेशन की और उसके बाद से हम आगे चलते हैं। देखिए कहता है क्या कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल आया था 2022 में, और ये प्रपोज क्या कहता है कि प्रपोज्ड टू काउंसिलर्स के लिए सीट्स की बात कहता है। उसमें ये कहता है कि देयर शैल नॉट मोर देन 250 सीट्स। जो भी डिलिमिटेशन किया जाएगा या परिसीमन किया जाएगा उसमें ये कहा गया है कि 250 से ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में अगर आप स्थिति देखिएगा तो वर्तमान की स्थिति में ये कहता है कि कुल जो सीट्स या कुल जो नंबर है काउंसिलर्स की या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो है 272। 8 जुलाई 2022, 8 जुलाई 2022 को 3 मेंबर्स की डिलिमिटेशन कमेटी बनाई गई, 3 मेंबर्स की, और इसको लीड करने वाले विजय देव साहब हैं जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं दिल्ली के, वो इसको लीड कर रहे हैं, विजय देव। तो इनकी अध्यक्षता में ये सारी की सारी कवायद की जा रही है और कवायद की गई, और जो नंबर निकाला गया 272 से घटा करके 250 कर दिया गया, 250 कर दिया गया। ये चीजें हैं। अब आते हैं इससे पहले कि ये डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको ये चीज समझना चाहिए, एक चीज हमें समझना चाहिए क्या कि एमसीडी की हम बात करें 2012 में, 2012 में एमसीडी को 3 भागों में तोड़ दिया गया। कौन कौन से? एक आपके पास है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा है एसडीएमसी, साउथ दिल्ली वाला, एक है ईडीएमसी, ईस्ट दिल्ली। तो ये 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को बना दिया गया और 3 अलग अलग सिस्टम ये भागों में कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया जी कि म्युनिसिपल इलेक्शंस जो 2017 में हुए थे, इससे पहले वाले इलेक्शंस जो हुए थे, उसका जो नया इलेक्शन होना था वो खत्म हो रहा था जी आपका 18 मई 2022 को, 18 मई 2022 को। किसका? एनडीएमसी कहिए, चाहे एसडीएमसी कहिए, चाहे ईडीएमसी कहिए, 18 मई 2022 को ये खत्म हो रहा था। बावजूद उसके इसको क्या किया गया कि द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल टू मर्ज 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बैक टू अ सिंगल बॉडी। भारत सरकार ने क्या किया, एक बिल लेके आई और क्या किया कि ये तीनों जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं इनको जोड़ करके एक बना दिया गया। और एक बनाने के लिए मतलब ये था कि भाई ठीक है, अलग अलग इलेक्शन कराना पड़ेगा, अलग अलग दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, मगर एक अब कर दिया गया, अब एक का ही इलेक्शन होगा। इससे पहले हम तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या सरकार इन द सेंस की वहां पर उनको मेजोरिटी है। तो एक ये बन रहा है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि इन तीनों को जोड़ दिया जाए और एक सरकार या एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फिर से बना दिया जाए। तो ये जो बिल आया, इसको जिसको हम कह रहे हैं क्या, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, इसमें तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को जोड़ करके एक सिंगल बना दिया गया। उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो रही है, और डिलिमिटेशन जिसको हम कह रहे हैं परिसीमन की, जो फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग बना दी गई और उनकी संख्या 250 कर दी गई, 250 से ज्यादा इनकी संख्या नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट चीज 2 है यहाँ पर कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर, अगर हम बात करें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की, वो श्री अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, और एलजी साहब की बात करते हैं, वो हैं श्री विजय कुमार सक्सेना।
ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। अब आते हैं बात जी इसकी डिलिमिटेशन की बात, कुछ चीजें आ रही हैं, वो ये क्या चीजें हैं कि इसमें किस किस तरह से इलेक्शन हो रहा है, किस किस तरह से नहीं। तो इसके जो इलेक्शन की अगर हम बात कहते हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस भी अगले महीने हो रहे हैं, 4 तारीख को होना है। और इनका जो रिजल्ट आएगा वो 7th को आएगा, 7 दिसंबर की अगर हम बात कहें, वो 7 दिसंबर को उसका रिजल्ट आना, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिजल्ट आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्लियर होना चाहिए। एक नंबर एक पहली चीज तो ये है कि आपका विधानसभा के इलेक्शंस जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। और अगर आप बात करते हैं ये आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आप बात कीजिएगा तो वहां पर किसका नाम आया जा रहा है, वहां पर आ रही है बात स्टेट इलेक्शन कमीशन की। अब हम बात करते हैं अंत में, जो हमारा जो ये वक्तव्य है इसमें कुछ चीजें हम और जानने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ चीजें आ रही हैं। और उसमें ये चीज है कि इलेक्शन कमीशन क्या किस तरह से काम करता है या किस किस तरह की बॉडी है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था होने का मतलब क्या है कि संविधान में इसको वर्णित किया गया है, संविधान में इसको जगह दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने समझा कि देश में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करा सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, मतलब किसी के उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो, वो अपने काम को अपनी स्वेच्छा के अनुसार और कानून सम्मत कर सके। तो इसका जो एक प्रावधान किया गया इलेक्शन कमीशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन की अगर आप स्थिति की बात कीजिएगा तो वो पार्ट 15 में, पार्ट 15 भाग 15 में आपको देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन का। और भाग 15 में आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक ये वर्णित किया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये हमें समझ होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन में जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं वो हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक CEC, और उनके दो बगल में अगर आप बात कहें या उनके आप साथी जो अगर हम कह सकते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स। और इन लोगों की अपॉइंटमेंट अगर आप बात कीजिएगा तो वो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत संस्था का हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने एक एस्टैब्लिशमेंट किया और समझा कि इनकी मतलब इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा रोल हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में इलेक्शंस करवाने में। और कैसे इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र रूप से इलेक्शन, या बिना किसी दबाव के या बिना किसी को कुछ परेशान किए या किसी से कोई भी चीज दबाव में आए बगैर। तो ये इलेक्शन कमीशन की हम बात कहते हैं। इलेक्शन कमीशन को अगर आप समझिएगा तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट की हम बात कहते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस, राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शंस। तो इनके इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। बाकी जो इलेक्शंस हैं जैसे पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये राज्य की संस्थाएं कराती हैं, या स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उनका रोल वहां पर आ जाता है। तो ये आज की कक्षा में हमने आज के अपने वीडियो लेक्चर में इलेक्शंस के बारे में, जो वर्तमान स्थिति में या जो वर्तमान समय में 3 राज्यों के इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश कहें, चाहे वो हम गुजरात कहें, और वो चाहे हम बात कहें किसकी, वो दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस की हम बात कहें, इसको हमने विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, और यदि अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है उन्हें भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिले, तो आगे आने वाली कक्षाओं में या आगे आने वाले एग्जाम्स में इसमें उनको हेल्प मिल सकती है। इस कक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।